The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि एक हार्ट होता है, दूसरा ब्लड होता है और तीसरी क्या होती है, ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त जिसमें बहता है वो वाली वेसल्स। ठीक है, इतनी बात हमारी हो चुकी थी। आज हम ब्लड से कंटिन्यू करते हैं। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है पहली क्लास देखें। पिछली क्लास में आपको समझ में आएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था वो पिछली क्लासों में पहले देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ब्लड हम लोग मतलब काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आप ये समझिए एक टेस्ट ट्यूब है ये। ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप सब लोग जानते हैं, परख नली। आपका हाथ कहीं से कट जाए तो उससे क्या निकलेगा, ब्लड, और उसको इस टेस्ट ट्यूब में भर लीजिए। ठीक है, लेट सपोज इतनी टेस्ट ट्यूब भर गई आपकी ब्लड से। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब को लेट सपोज ये 5 ml टेस्ट ट्यूब है, 5 ml ब्लड है, तो इस 5 ml में कितनी क्या क्या चीज़ें होंगी ये सारी आपके बोर्ड में लिखी है, देख लीजिए आप। इतना ब्लड है और इस ब्लड में इतनी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके कैटेगराइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ब्लड में होती हैं। ठीक है, तो हम पूरी बात किस पे करने वाले हैं, इस 5 ml ब्लड पे जो हमने टेस्ट ट्यूब में भरा है, जो हमने कहीं से निकाला है, हम उसमें पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है। ठीक, तो अब इस ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में क्या होता है, जो 55% चीज़ होती है, मतलब इस 5 ml का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 5 ml का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी जो पार्ट बचा है वो क्या होती हैं, ब्लड कार्पसेल्स या रुधिर कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, तरल पदार्थ होता है, मतलब ब्लड की जो लिक्विडिटी होती है, ब्लड जो फ्लो करता है टेस्ट ट्यूब में भरा, इसको अगर आप किसी बर्तन में उलट दो तो वो उसी तरीके से बन जाएगा, उसका शेप ले लेगा। आपको पता है ये लिक्विड की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है, प्लाज्मा, मतलब ब्लड का जो तरल भाग है वो क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना भाग होता है, पूरे ब्लड का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, मतलब 55% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और उस प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है। H2O आपको पता है, H2O क्या होता है, जल होता है, केमिस्ट्री में H2O लिखते हैं। तो 90% क्या होता है, जल होता है, मतलब कि वाटर होता है, और बाकी 10% क्या होते हैं, अदर एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% अदर एलिमेंट्स। उन अदर एलिमेंट्स को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक, और दूसरा क्या है, अकार्बनिक। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूजन रहती है कि कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं। लेट सपोज केमिस्ट्री में जो ग्लूकोज लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, C6H12O6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ग्लूकोज के इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, और क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो मतलब जहाँ कहीं भी कार्बन आ जाए, जहाँ कहीं भी क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, वो कैसा यौगिक हो जाएगा, वो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, COOH, इसके बाद यहाँ पे NH2 ग्रुप, और इधर साइड पे होता है R ग्रुप, और यहाँ पे होता है H ग्रुप। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। आपको ये सब नहीं समझना है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, आपको नहीं समझना। आपको सिर्फ इतना समझना है कि देखो अमाइनो एसिड में कार्बन होता है। ठीक है, और मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जब प्रोटीन टूटती है तो किस में टूटती है, अमाइनो एसिड्स में टूटती है। तो जब अमाइनो एसिड में कार्बन होता है, अमाइनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, तो इसी तरीके से जो प्रोटीन होगी वो भी क्या होगी, कार्बनिक होगी। ठीक, तो अमाइनो एसिड, इससे बनी जो प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन हमारी क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो अब देखिए ऑर्गेनिक जितने भी पार्ट होते हैं, प्लाज्मा का जो अदर एलिमेंट में जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें क्या क्या होता है, एक तो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल मैंने बताया था आपको, डाइजेशन याद करिए, जिसने डाइजेशन नहीं पढ़ा पहले पिछली क्लास का लिंक देखिए, डाइजेशन समझिए पहले। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, प्रोटीन किस में टूटी, अमाइनो एसिड्स में टूटी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में टूटा तो ग्लूकोज में कार्बन था, अमाइनो एसिड्स में कार्बन था। तो देखिए ग्लूकोज भी लिखा है यहाँ पे, अमाइनो एसिड्स भी लिखा है। इसी तरीके से ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर होता है, विटामिन का भी स्ट्रक्चर होता है, जिनमें क्या होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उनमें भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। इसलिए डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में या पचे हुए भोज्य पदार्थों में जो हमारे
अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल है या विटामिन प्रेजेंस है, ये सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसी तरीके से प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। इनकी जो बात है फाइब्रिनोजन की, प्रोथ्रोम्बिन की, इनकी बात हम तब करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि जैसे ही हमारा हाथ कहीं कट जाता है तो क्या करता है, रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त के थक्के जमने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कैसे होती है इसको आप अभी यहीं पे छोड़ दीजिए, जब आपको रक्त के थक्के जमने की जो प्रोसेस है उसको बताएंगे तब आपको फिर से यहीं लेके आएंगे, आपसे कहेंगे याद करिए प्लाज्मा का कंपोनेंट, तो आप समझना कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त के थक्का जमने के लिए, ठीक है, रक्त का थक्का जमने के लिए। और ये जो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट में, अपने अदर एलिमेंट्स जो हैं हमारे अन्य पदार्थ हैं उसके इनऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं। और इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड लिखा है। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl, ठीक है, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड। यहाँ कहीं भी कार्बन नहीं है, इस C को आप कार्बन मत समझ लेना, ये क्या है, ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, ठीक है। और ये Na क्या है, सोडियम, ठीक है, Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन नहीं है। जो चीज़ जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो वो क्या है, अकार्बनिक, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही कैल्शियम है, फॉस्फेट है और बाइकार्बोनेट है कैल्शियम, Cl, फॉस्फेट, PO4 माइनस, ऐसे बाइकार्बोनेट सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं लेकिन कहीं भी कार्बन नहीं आता है, इसलिए ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लाज्मा हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं ब्लड कार्पसेल्स की, मतलब रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं। 55% तो जल था, बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्या है, हमारा रुधिर कणिकाएं हैं, मतलब ब्लड कार्पसेल्स हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, इतना मिलेगा कि कितना % वाटर होता है या फाइब्रिनोजन या फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पे क्वेश्चन पूछ लेगा। बट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, इस फॉर्म्ड एलिमेंट से या ब्लड कार्पसेल से, रुधिर कणिकाओं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ब्लड कार्पसेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। आपको पता है प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन और ब्लड का कैप्सूल्स वाला पार्ट प्लेटलेट्स, ये सारे मिलके एक प्रोसेस करते हैं और उससे क्या बनता है, रक्त का थक्का जमता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों किसके पार्ट है, ब्लड के पार्ट है, ब्लड की कणिकाओं के पार्ट है, ब्लड के कैप्सूल्स के पार्ट है, ठीक है। अब जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको एक और नाम दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स। इसको बस याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या आंसर टिक करके आओगे, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है, और 4 ऑप्शन में एरिथ्रोसाइट्स भी कहीं पे लिखा हुआ होगा तो आपको एरिथ्रोसाइट्स टिक करके आना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्या है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। WBC काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन WBC से बनता है, ठीक है। अब सुनिए, WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपने कभी देखा चीनी के दाने होते हैं और शहद में कोई दाना नहीं होता, ठीक। एक एग्जांपल लीजिए, चीनी जिसमें दाने और एक शहद जिसमें कोई दाना नहीं है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। चीनी भी मीठी होती है और शहद भी मीठा होता है, बट चीनी में क्या है, दाने हैं, क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक, ग्रेन्स हैं, दाने हैं, और शहद में कोई दाना नहीं है। इसलिए जहाँ पे ग्रेन है, जहाँ पे चीनी जैसा कुछ पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट या हिंदी में कण युक्त, मतलब जिसमें कण हो, जिसमें ग्रेन्स हो, जिसमें दाने हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। और जहाँ पे दाने ना हो, जो शहद जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट या फिर
कण विहीन। ठीक है, बात समझ में आई। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया है, जहाँ पे कण हो, जहाँ पे ग्रेन्स हो उनको ग्रेनुलोसाइट, जहाँ पे ग्रेन्स ना हो, दाने ना हो, उसको क्या बोला गया, एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कैसी होती हैं, अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं, इसीलिए इनको एसिडोफिल्स भी बोला गया है ना। बेसोफिल्स कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, मतलब क्षारीय होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, इसलिए इनको क्या बोला गया, बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स, देखो न्यूट्रो मतलब क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, उदासीन, तो ये कैसी होती है, उदासीन। ये अम्ली, ये क्षारीय, ये उदासीन। अम्ली मतलब एसिड मतलब एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। ठीक है, एसिड मतलब एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, बेसिक मतलब क्षारीय या बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रल मतलब उदासीन, तो मतलब क्या इनका नाम दिया गया, न्यूट्रोफिल्स। सिर्फ इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तुम अम्ल हो तो तुम एसिडोफिल्स हो, या तुम्हें को इस्नोफिल्स बोल दिया गया, तुम क्षार हो तो तुम्हें बेसोफिल्स या बोल दिया गया, और तुम न्यूट्रल हो, तुम ना अम्ल हो ना तुम क्षार हो, तो तुम्हें क्या बोला है, उदासीन या फिर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ये ग्रेनुलोसाइट के तीन जो है मेन कैटेगरी है। इसके बाद अगला क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें कण नहीं होते, मतलब जिसमें डॉट नहीं होते हैं, जिसमें ग्रेन्स नहीं होते, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है, आपको पता होगा जो बॉडी में प्रतिरक्षा का काम करता है वो कौन करता है, इम्यूनिटी का काम कौन करता है। जैसे ही कोई बाहर से कोई वायरस आता है या कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो उससे लड़ने का काम कौन करती है, WBC करती है। और WBC का भी कौन सा पार्ट करता है, एक ग्रेनुलोसाइट करता है, कण विहीन पदार्थ करते हैं। किससे, जो बाहर से कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है, जैसे अभी कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, जीका वायरस, कोई भी वायरस हो, उससे कौन लड़ता है, सबसे पहले बॉडी की एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स लड़ती हैं, वाइट ब्लड सेल्स लड़ती हैं। और वाइट ब्लड सेल्स में देखो मोनोसाइट जो होता है, वो मोनोसाइट बहुत छोटी सी सेल्स होती है। ठीक है, अब छोटी सेल तो किसी से लड़ नहीं सकती, तो मोनोसाइट क्या होता है, अपने आकार से 10 गुना बड़ी हो जाती है। ठीक है, अपने आकार से जब 10 गुना बड़ी हो जाती है, तो इसी मोनोसाइट को क्या बोल दिया गया, मैक्रोफाज या फिर मैक्रोफेज। ठीक है, मोनोसाइट जब अपने आकार में 10 गुना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और लड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। इसी तरीके से लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ये भी इम्यूनिटी के लिए काम करती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो अपने आप चीज़ों को मार देती है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, थाइमस में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, ये सारे आगे की चीज़ें, हाई लेवल की चीज़ें कि कौन कहाँ बनता है, फिर किस तरीके से उसका क्या बोलते हैं, मैचुरेशन होता है। कोई बोन मैरो में बनती है और थाइमस में जाके, थाइमस एक ग्लैंड होती है, जब एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे थाइमस में जाके ये बी, इसको याद रखिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट को किस तरीके से ये जाके वहाँ पे मैच्योर होती है, मतलब सीखती हैं। बच्चा बनता कहीं और है और जाके ट्रेनिंग कहीं और लेता है, तो वो कॉन्सेप्ट किसका है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी फॉरेन चीज़ से लड़ने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, WBC, और WBC की कौन सी चीज़ें, एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, आप देखिए कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी, उसका एक टाइम पीरियड होता है। कितना टाइम पीरियड होता है, 120 डेज। ठीक, कोई भी ब्लड कार्पसेल्स हो, मतलब कोई भी रुधिर कणिकाएं हो, वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती है। पहली बात तो ये समझिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो भी रेड कार्पसेल्स होती हैं वो कहाँ बनती हैं, मतलब RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो, तीनों में से कोई भी चीज़ हो, वो पूछा जाए कहाँ बनती है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब जब कोई चीज़ बनती है तो उसका क्या होता है, वो कुछ दिन बाद ख़त्म भी होती है। तो इसी तरीके से RBC जो होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो बोन मैरो में बनती हैं और 120 दिन जीवित रहने के बाद, 120 दिन सर्वाइव करने के बाद वो क्या कर जाती हैं, मर जाती हैं। और मरने के बाद वो कहाँ दफनाई जाती हैं, फाइनली जैसे कोई मरता है तो उसको दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। तो इसी तरीके से जब RBC मरती हैं तो उसको कहाँ दफनाया जाता है, उसको स्प्लीन में दफनाया जाता है। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे दफनाया जाता है, प्लीहा में दफनाया जाता है या फिर स्प्लीन में दफनाया जाता है। ठीक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों क्या है, होमो सैपियंस है। तो RBC की जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि RBC की सेल में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, तो क्या आंसर टिक करके आओगे, नहीं, RBC की सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन जो
एक्सेप्शन है वो क्या है, ऊंट और लामा, ये दोनों क्या है, ये दोनों मैमल्स हैं, ठीक है। कैमल भी मैमल है और लामा भी मैमल है, बट इन दोनों में जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों की आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कैमल और लामा में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी की बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जिस तरीके से आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, वैसे ही एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का और दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या टिक करके आओगे, डब्ल्यूबीसी का अगला नाम या अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका, ल्यूकोसाइट, ठीक। और इसी तरीके से प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो जो एक ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो 10 से 13 दिन जीवित रहती हैं। वैसे तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन आपके लेवल पे आप इतना समझ लो कि जो कोई कुछ भी पूछे आपसे, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, एनके सेल, कुछ भी पूछे, उसका टाइम पीरियड पूछे कितने दिन जीवित रहती हैं, तो आप क्या टिक करके आओगे, 10 से 13 दिन। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी उन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक। और हमने अभी पूरे अपने ब्लड को डिस्कस किया, ब्लड में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि ब्लड कहाँ से कैसे ट्रैवल करता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, असली में परिसंचरण कैसे होता है ब्लड का वो पढ़ेंगे। और वो क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन किसने दिया था, कैसे ब्लड जो होता है वो लंग्स में प्योरीफाई होता है और कैसे ब्लड को पंप करता है हार्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद।